Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next lecture of General Science. जो आपका General Science का सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये JEE SSB का सिलेबस जनरली साइंस का दिया होता है और आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारा मैंने आपको करवाया है MCQs के साथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा मास क्या होता है, वेट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होती है और इसके साथ जो भी रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। तो हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो चलो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो हो गया। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मास और वन सेकेंड, वो हमारा रहेगा मास। आज हम मास के बारे में पढ़ेंगे और वेट के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको कंपैरिजन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अगर आपको VLW का फुल कोर्स लेना है या NT का कोर्स फुल लेना है, मैथ्स रीजनिंग, जिसमें आप WS Academy पे जाकर उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, एक सही ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे सा परफॉर्म कर पाओगे। आज का टॉपिक हमारा मास रहेगा। मास का मतलब क्या होता है, देखो पहले समझो आप। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये एक आपने लिया है, एक बॉल है, ठीक है, बॉल आपने लिया, या मैंने क्या लिया, एक ईंट जिसको आप ब्रिक बोलते हो, इसी को ले लूँगा मैं, ब्रिक को भी ले सकते हो। ठीक है, और ये ब्रुक जो है ये आपने इस तरीके से लिया है कि आपने एक ब्रुक ली है और मैं बोलता हूँ इसको, ये ब्रुक जो है इसका मास क्या है। आप बोलोगे सर इसका मास मतलब ये है कि इसका मैटर क्या है, ये किस चीज़ से बना है और उसका वज़न कितना है, जो आप बोलते हो इस ब्रिक के अंदर क्या क्या है। आप बोलोगे सर इसमें मिट्टी है, इसमें जो है जिसको क्ले आप बोलते हो, इसके इसके अंदर सैंड है, और इस सब को मिलाकर क्या बना, इस सब को मिलाकर हमने एक ब्रिक बनाई है और उसी को हम मास बोलते हैं। मतलब कितना मैटर इसमें डाला हुआ है, इसमें कितनी सैंड है, इसमें कितना क्ले है, या अगर और भी कुछ ऐड किया है वो कितना है, और उन सबको मिलाकर हमने ब्रिक बनाई है, उसी को हम मास का नाम बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। अगर आपको सीधे डेफिनेशन पूछा जाएगा विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास, आपको बोलना है अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें है, जो जिस चीज़ से ये बना है वो कितना है एक बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं ये वो बॉडी का मास हो गया। मतलब ये कितनी क्वांटिटी है मैटर की क्वांटिटी कितनी है इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट इज मास। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो शॉप पे और उसको बोलते हो मुझे जो है शुगर दे दो, उसको बोलते हैं 1 kg शुगर पैकेट दे दो, वो आपको पैकेट देता है, लेकिन उसका मास कितना है, उसका मास जितना उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी होगी, और उसी क्वांटिटी को मेजर करते हो और आप बोलते हो उसका वज़न जो है वो 1 kg है उसका वज़न, और ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर का 1 kg आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, वही उसका वज़न जो होगा 1 kg का, वही दिल्ली में भी है, वही दूसरी जगह पे भी, वही तीसरी जगह पे भी। दैट मीन्स उसको जो आप मेजर करते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, मास को, वो हर जगह पर सेम होता, वो चेंज नहीं होता है। आप स्पेस में भी चले जाओ, उसका मास जो होगा उस ऑब्जेक्ट का वो सेम ही रहेगा। मतलब मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या है ये, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, या 1 kg या 2 kg या 3 kg, ये हो गया स्केलर। इसमें हम नहीं बोलते इस बॉडी का मास 1 kg है और ये इस डायरेक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं हम बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं। दैट मीन्स इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। मतलब या तो 1 kg है, या तो 2 kg है, या तो 3 kg है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग। इसके साइड में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, पानी कितना है, हवा कितना है, एयर कितना है, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है, ह्यूमंस क्या है, उन सभी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन चीज़ों से। मास है तो इसका वज़न उतना ही रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है सराउंडिंग से। एंड द पोजिशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी किस पोजिशन में
कहाँ पर है क्या है, उससे उसका कोई मतलब नहीं, उसका वज़न उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मास जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी फॉर ए गिवन बॉडी, ये हर बॉडी का एक कॉन्स्टेंट लेवल। फॉर एक कार है या एक 50 kg वाला राइस का बैग आपके पास है, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ऐसा यूनिट जो है मास का, क्योंकि JKSSB का एक ये हैबिट भी है, जब अगर कोई फिजिक्स में आप टॉपिक पढ़ते हो उसका वो यूनिट डेफिनेटली पूछता है। इसका ऐसा यूनिट जो है आपको बोलना, इसका ऐसा यूनिट जो है वो है किलोग्राम। मेरी बात समझ आ रही? CGS अगर आप बोलोगे, CGS यूनिट आप बोलोगे वो हो गया है ग्राम। आ रही बात समझते ही? आपको याद रहा, स्मॉलर यूनिट और ये बड़ा वाला यूनिट। लेकिन क्या इतना ही मास है? नहीं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझना, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मास ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। बॉडी का मास जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप बोलोगे कितनी क्वांटिटी है इसकी, याद रखना क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला अपने शुगर का पैकेट लिया और उसका मास कितना है, आपने बोला सर 1 kg उसका मास है, उसका वजन है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? शुगर की क्वांटिटी उसके अंदर कितने, उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसलिए बोलता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर यहाँ पर क्या है? शुगर। मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड द स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास जो है वो ये नहीं कि अगर आपने क्या किया है, आपने एक पैकेट लिया है, क्या लिया है पैकेट में, आपने बोला कि मैंने पैकेट में शुगर लिया है, अब इसका वज़न 1 kg है। अगर आप इसको और किसी फॉर एग्जाम्पल किसी पेपर के ऊपर डालोगे ना, किसी पेपर में रखोगे, पेपर पे रखोगे, तब भी इसका जो है वज़न उतना होगा। किसी बॉक्स में डालो और वो बॉक्स कैसा है, वो बॉक्स ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें आपने शुगर डाला, उसका मास जो का 1 kg ही रहेगा। यहाँ पर देखो शुगर पैकेट में था, यहाँ पर मैंने सर्कल वाला जैसा बर्तन बनाया, यहाँ पर भी 1 kg शुगर है, यहाँ पर भी स्क्वायर वाला बनाया मैंने, इसका भी 1 kg शुगर है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेप चेंज होता जा रहा है, क्या उस शेप चेंज होता जा रहा है, क्या मास कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? मास सेम रहेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है शेप क्या है ऑब्जेक्ट का, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, या किस स्टेट में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मास की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस। यूनिवर्स में जहाँ पर भी जाओ, फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर है, आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में भी वो 1 kg उतना ही होगा, ठीक है। आप जाओ USA में, हर जगह पर जो भी बॉडी का मास होता है वो चेंज नहीं होगा, वो घट नहीं जाएगा, वो बढ़ नहीं जाएगा। आप दुबई जाओ, आप USA जाओ, चाइना जाओ, आप जहाँ यूनिवर्स में जहाँ पर भी जाओगे, मास चेंज नहीं होता है। मास हर जगह पर जो है सेम रहता है। मतलब the mass of a body will be same throughout the universe. This is because the quantity of matter contained in the body does not change throughout the universe. इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी है मैटर की, जैसे मैंने शुगर की क्वांटिटी जितनी होगी वो तो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है USA, सपोज या चाइना जाना है, घर वालों ने आपको बैग में दिया 1 kg शुगर, चाइना पहुंचते पहुंचते क्या वो कम हो जाएगा, क्या वो आधा किलो बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो क्वांटिटी आपको साथ है वही क्वांटिटी आपको वहां पर भी मिलेगी। मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने 1 kg शुगर रखा और यहाँ पर मैंने 1 kg मिल्क रखा, 1 kg मिल्क रखा, यहाँ पर 1 लीटर मिल्क रखा है, और कोई 1 kg आटा रखा या राइस रखा, तो इसके आसपास बाकी चीज़ें भी है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? शुगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इस मैटर को, इस मास को जो है, इस बॉडी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? चीज़ समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल ये एक कार है, ये एक बॉडी आपने ली है, जैसे कि ये एक कार है, यहाँ पर एक ट्रक है, यहाँ पर एक बस है, क्या कार पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यही बोला जाता है मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट। इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उससे इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको पहले ही बोला ये एक क्वांटिटी है, ये एक मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मैग्नीट्यूड 1 kg, 2 kg, 3 kg। मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस। एक बैलेंस होता है, जैसे कि आपने ये रखा है, ऐसे रखा है, और आप जब शॉप में जाते हो कुछ इस तरीके से, उसको बोलते हो मुझे 1 kg कुछ चाहिए, 1 kg राइस चाहिए। वो क्या करता है, वो राइस यहाँ पर चढ़ाएगा, यहाँ पर राइस लिखेगा,
और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर 1 kg वाला कुछ वज़न रखेगा और आपका ये जो है आप मेजर कर सकते हैं एक बॉडी का मास कितना है। मासेस ऑफ ए बॉडी आर ऑब्जेक्ट्स आर एडेड एल्जेब्रिकली। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने राइस लिया, ये आपने शुगर लिया सपोज़, या ये आपने और कोई चीज़ लिया, फॉर एग्जांपल ये आपने आटा लिया, ठीक है, ये आपने 1 kg लिया, ये आपने 2 kg लिया, ये आपने 5 kg लिया। अब आप उनको आप इनको क्या करना है, जो डिफरेंट ये चीज़ें जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो उनका मास आपको ऐड करना है। आप इसको 2, इसको 5, आप क्या करोगे, 5 + 2 + 1, 5 2 7 और 8, टोटल 8 हो गए। या आपने एक ब्रुक ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आपने एक ब्रुक ली है, ठीक है, 1 kg वाली ब्रुक, आपने छोटी सी ब्रुक भी ली है, हाफ के जी वाली, आपने एक और ब्रुक ली है 2 kg वाली। तो दैट मीन जो भी बॉडी का मास होता है उसको अलजेब्रिकली आप ऐड करते हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। ये हो गया मास। मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास का चेंज जो है, शेप साइज इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, प्लेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्स में जहाँ पर भी जाओ मास जो होता है वो सेम रहता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेट का मतलब क्या होता है। द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ अ बॉडी। मतलब ये है वेट क्या है, ये एक टाइप ऑफ फोर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फोर्स है ये। दैट मीन्स वेट एक बॉडी का, फॉर एग्जांपल आपने ये एक ब्रुक ली है, ठीक है, ब्रुक ली है, इसका वेट क्या है, आप बोलोगे वेट द फोर्स विद विच, किस फोर्स से एक बॉडी अट्रैक्ट करती है, इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, और इसको मतलब किस फोर्स से एक बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ, या एक बॉडी जो है वो किस फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, या किस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, उसको हम वेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये एप्पल था, यहाँ पर ये एप्पल है ट्री के ऊपर। अब ये एप्पल जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ इसके ऊपर क्या लगाता है, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा लेता है और इसको अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ का जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसी को हम वेट बोलते हैं। यहाँ पर द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड, किस फोर्स से एक बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के जरिए से, इज नोन एज वेट ऑफ ए बॉडी, वो बॉडी का वेट होता है। जैसे कि आप एक छत पे हो, वहां पर आपने जंप किया, अब आपके ऊपर फोर्स कौन लगाता है, अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगाता है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब ये हो गया आपका वेट, हम इजीली निकाल सकते हैं। व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पर मैंने ये अर्थ बनाई है, यहाँ पर कोई बॉडी रखी है मैंने, और ये बॉडी जो होती है ये अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ। यही बोला जाता है व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, जब अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करता है विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स द बॉडी एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स अर्थ। किस फोर्स से, एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एक फोर्स लगाया जाता है बॉडी के ऊपर, अर्थ लगाता है और ये बॉडी इसकी तरफ खींची जाती है और इसको बोला जाता है बॉडी एक्सेलरेट होती है, मतलब मूव करती है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जी। जब अर्थ अट्रैक्ट करता है ना किसी भी चीज़ को, वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो किस, उस पर जो फोर्स जो लगता है और इस पर जो एक्सेलरेशन आती है वो ए नहीं होती है, वो जी। हम ए को रिप्लेस करते हैं जी से। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा लिया और ये रोड पे चल रही है, तो दैट मीन्स कार के ऊपर एक्सेलरेशन एक आएगा जो हम ए से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ यहाँ पर अट्रैक्ट करता है एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो ये बॉल जो है ये अर्थ की तरफ मूव करेगी, इसको मोशन में आ जाएगा और ये किस एक्सेलरेशन से चलेगा, आपको बोलना है जी से। मतलब ए को हमने रिप्लेस किससे किया, जी से। दैट मीन्स अगर हम फोर्स रखते हैं, दैट मीन्स अगर हमने फोर्स रखा था एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमारी डेफिनेशन है, लेकिन जब अर्थ अट्रैक्ट करता है उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लिखते हैं वो हम मास इंटू जी लिखते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन के बदले जी आपको लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यही लिखना है, ठीक है। व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी विद ग्रेविटेशनल फोर्स द बॉडी एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दस द फोर्स विद व्हिच बॉडी ऑफ ए मास इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज गिवन बाय। तो किस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है, ये अगर मैंने अर्थ बना लिया है और यहाँ पर एक बॉल थी, ये अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, तो दैट मीन्स अर्थ फोर्स लगा लेगा, अर्थ फोर्स लगा लेता, वो कितना लगाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी जो है जी से मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन
जो जी है, तो यहाँ पर ए के बदले आप जी लिखोगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा फोर्स कैसे लगाया जाता है अर्थ, आपको बोला एम इंटू जी। दिस फोर्स इज नोन एज वेट, और इसी फोर्स को आप इसके बदले आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो एम इंटू जी। मेरी बात समझ आ रही है? तो शॉर्ट में आपने अभी कॉन्सेप्ट मास पढ़ा, मास को जो ही आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, जी से, वो आपका वेट बनता है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरली आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लगा लेते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी चल रही होते हैं, स्ट्रेट चल रही होती है, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है और वो इसके पास एक्सेलरेशन जो आती है ए, ठीक है, और उसका मास होता है एम। लेकिन जब ये बॉडी जो होती है इसको अर्थ अट्रैक्ट करता है, और अर्थ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आती है वो क्या होती है, वो जी। जो ही जी आता है ये फोर्स कन्वर्ट होता है वेट में, इसी को बोला जाता है। इसलिए मैंने बोला वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ये एक्चुअली फोर्स होता है। मेरी बात समझ आ रही है? दिस फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी, इसी फोर्स को हम बॉडी का वेट बोलते हैं, और वेट किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। वेट किसके बराबर होता है, एम जी। मतलब मास को आपने जी लगा लिया, जो आपके पास बॉडी थी, आपके पास ब्रिक थी, ये एक ब्रिक थी, ये अर्थ है। अब ये अर्थ इसको ब्रिक को अट्रैक्ट करता है, दैट इज अर्थ जो ही ब्रिक को अट्रैक्ट करता है, ये ब्रिक अट्रैक्ट हो जाएगी किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी। तो दैट मीन इसके ऊपर वेट जो लगेगा दैट इज द डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डेफिनेटली वेट का मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन, क्योंकि वेट अगर इज इक्वल टू एम इंटू जी है, ये तो स्केलर है ऑलरेडी, ये तो स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है, मैं बोलता हूँ आपकी एक्सेलरेशन है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बोलते हो सर किस डायरेक्शन में, मैं बोलता हूँ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये हैं वेट जो है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट के मास आपने क्या लिखा था, मास जो था आपका वो स्केलर था, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और एक्सेलरेशन जो है मतलब वेट जो है वो क्या है आपका, वो है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेट एंड मास, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन, और वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है, उसको वेक्टर बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं स्केलर। यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट क्या है वेट का, वो यूनिट है न्यूटन है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट आपने लिखा था कल, क्या होता है, न्यूटन, ये ऐसा यूनिट होता है। और यही न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स 1 न्यूटन जो होता है वो एक्चुअली होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। तो यही यूनिट जो होता है यही वेट का भी होता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू फोर्स ही होता है। जो यूनिट फोर्स का है वही यूनिट इसका वेट का भी है, दैट इज न्यूटन। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। कल हम देखेंगे वेट बॉडी का कैसे चेंज होता है। जैसे आपने मास पढ़ा है, अर्थ के ऊपर बॉडी का मास, किसी और जगह आप देखो पोल्स पे जाओ, अर्थ के अंदर जाओ, अर्थ के ऊपर रहो, इनसाइड द अर्थ जाओ, तो मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट बॉडी का चेंज होता है। क्यों? एक्सेलरेशन अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग होती है। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास इक्वेटर है। तो यहाँ पर जी का वैल्यू होगा अलग से G1, यहाँ पर G का वैल्यू होगा G2, यहाँ पर G का वैल्यू होगा G3, और अर्थ का इनसाइड सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जाओगे, जब आपने क्रस्ट मेटल कोर पढ़ा होता है, जितना आप अंदर अंदर जाते हैं इनसाइड अर्थ, G का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। जब G का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, आपको पता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू G, अगर G का वैल्यू चेंज होता जा रहा है दैट मीन्स वेट भी चेंज होता जा रहा है। और यही हम देखेंगे कल कि वेट कैसे चेंज होता है, बाय चेंजिंग G। तो दैट मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। जितना G चेंज हो रहा है वेट भी चेंज हो रहा है। G बढ़ता जा रहा है वेट भी बढ़ जाएगा, G घटता जाएगा वेट भी घटता जाएगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है। ये हम कल देखेंगे। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 110% बनता है। आई होप आपको पूरा समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये पूरा समझ आ गया तो इस पे लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, सर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। देखो हम JKS का ये CSAT स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको CSAT देखना है, CSAT का कोर्स आप ले सकते हो, और JKS का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू अब फिर से कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया JKS का। तो अब हम नए बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।